सिराज तथा मनुष्य की आधारी पहचान होती है। साथ ही यह मनुष्य की सार्थक वाणी कही जाती है, जिसके माध्यम से मनुष्य क्या करता है, अपने भावनाओं और विचारों को व्यक्त करने का कार्य करता है। यह भाषा मनुष्य को उनके परिजनों और पूर्वजों की देन होती है, जिसका इतिहास बहुत ही पुराना है। हेलो स्टूडेंट्स, मैं सीके और आप देख रहे हैं अचीवर्स ICS। आज की इस कक्षा में हम देखेंगे भाषा का विकास कैसे हुआ, और आज के मुख्य टॉपिक ये है कि हम देखेंगे छत्तीसगढ़ भाषा और बोलियों का विकास कैसे हुआ। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं कि किस प्रकार से भाषा का विकास होता है, और भाषा का विकास होने के बाद से फिर छत्तीसगढ़ी भाषा और छत्तीसगढ़ में बोले जाने वाली जो बोलियां हैं उनका विकास कैसे हुआ और कहाँ कहाँ पर से बोली जाती हैं। तो आइए चलते हैं आगे भाषा के क्लास में। सबसे पहले भाषा की बात करते हैं तो भाषा की प्रकृति को समझना आवश्यक होता है। भाषा की प्रकृति कहने का अर्थ होता है भाषा का स्वभाव और भाषा का गुण। भाषा के स्वभाव और भाषा के गुण को कहा जाता है भाषा की प्रकृति। भाषा की प्रकृति, तो भाषा की प्रकृति मैंने बताया। भाषा की प्रकृति क्या होता है, तो भाषा के प्रकृति से आशय होता है भाषा का स्वभाव और गुण। स्वभाव और गुण कहने का आशय ये होता है, जैसे मान लो कुछ भाषा बहुत ही सरस मधुर लगती है और कुछ भाषा जो होती है वो काफ़ी तीखी या कड़वी लगती है बोलने या सुनने में। उसी प्रकार गुण की बात किया जाए तो कुछ भाषाएं जो खड़ी बोली होती है जिनमें व्याकरण बहुत ही कम मात्रा में प्रयोग किया जाता है, और कुछ भाषाएं ऐसी होती है जिनमें बहुत ही सुसज्जित तरीके से व्याकरणों का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, स्वभाव और उसके गुण हो जाते हैं। यदि हम बात करें भाषा की सबसे छोटी इकाई की, भाषा जिससे बना हुआ होता है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि, जिसे हम भाषा के एक छोटा सा अंग भी कहते हैं। तो ये जो ध्वनि होती है, ये ध्वनि आपस में मिल करके बनाते हैं वर्ण। इन वर्णों के मेल से बनता है शब्द। ये शब्द आगे मिल करके बनते हैं वाक्य, और यही वाक्य व्याकरणों से नियमित होकर के या व्याकरणों से नियंत्रित होकर के बनते हैं भाषा। तो इस प्रकार से एक भाषा जो होता है उसका निर्माण होता है, जिसका सबसे छोटा स्वरूप होता है ध्वनि। ध्वनि से मिलकर बनेंगे वर्ण, वर्ण से मिलकर बनते हैं शब्द, शब्द से वाक्य, और वाक्य से एक भाषा का निर्माण होता है। अब देखते हैं हम भाषा के रूप या भाषा के अंग। तो भाषा के रूप या भाषा के अंग को 3 भागों में बांटा गया है। देखते हैं वो कौन कौन से हैं। भाषा के रूप, तो भाषा के रूप की यदि बात किया जाए तो भाषा के 3 रूप होते हैं। सबसे पहला रूप होता है बोलियां या बोली। दूसरा होता है परिनिष्ठित भाषा, और तीसरा होता है राज्य या राष्ट्र भाषा। बात करते हैं यदि बोली की, तो बोली जो है वो किसी छोटे से क्षेत्र में मानवों के द्वारा या उस क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों के द्वारा आम बोलचाल में प्रयोग की जाने वाली वाणी होती है, जिसे हम बोली का नाम कहते हैं। इसका उद्गम जो है बहुत ही छोटे स्थान से होता है। मैंने बताया बोली क्या होता है, तो बोली छोटे से स्थानों पर वहाँ के निवासियों की आम बोलचाल की भाषा, आम बोलचाल की भाषा, जिसका उद्गम अत्यंत छोटे स्थान से होता है। तो ये कहलाता है बोलियां। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों में देखेंगे, अलग अलग जिलों में, एक ही जिलों में कई प्रकार की बोलियों का प्रयोग किया जाता है। वो क्यों किया जाता है, क्योंकि उस क्षेत्र में छोटे छोटे समुदायों का निवास है, और उन छोटे छोटे समुदायों के द्वारा अपने आम बोलचाल के भाषा के लिए बोली का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं ये बोली के बाद आता है परिनिष्ठित भाषा। तो जब बोली को व्याकरणों के द्वारा परिष्कृत कर दिया जाता है, क्या किया जाता है, बोली को व्याकरणों के द्वारा जब परिष्कृत कर दिया जाता है या फिर व्याकरणों के द्वारा नियंत्रित कर दिया जाता है, तो वो बनता है परिनिष्ठित भाषा।
क्या बताया कि परिनिष्ठित भाषा क्या होता है, तो जब बोली को व्याकरण द्वारा परिष्कृत किया जाता है, व्याकरण द्वारा परिष्कृत किया जाता है या फिर व्याकरणों के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो ये क्या बन जाता है, परिनिष्ठित भाषा। और परिनिष्ठित भाषा का उपयोग साहित्य शिक्षा तथा शासन के क्षेत्र में भी किया जा सकता है। तो ये होता है परिनिष्ठित भाषा। बोली छोटे क्षेत्र से उद्गम होती है, छोटे समुदायों के द्वारा बोली जाती है। ये बोली आगे चल करके जब इनको व्याकरण से द्वारा नियमित कर दिया जाता है या व्याकरणों के द्वारा परिष्कृत कर दिया जाता है, तब बन जाती है ये परिनिष्ठित भाषा। इस परिनिष्ठित भाषा का प्रयोग हम साहित्य, शिक्षा और शासन के क्षेत्र में भी कर सकते हैं। इसके बाद इसका तीसरा स्वरूप होता है राजभाषा या राष्ट्रभाषा। तो राजभाषा या राष्ट्रभाषा कहने का आशय होता है जब भाषा को अत्यधिक या व्यापक शक्ति प्रदान हो जाती है और उसे राजनीतिक और सामाजिक समर्थन प्राप्त होता है। क्या बताया मैंने कि राजभाषा कहने का आशय होता है जब किसी भाषा को अत्यधिक व्यापक शक्ति प्रदान कर दी जाती है और उसे राजनीतिक और सामाजिक समर्थन प्राप्त होता है। इसके साथ ही इसे बहुत बड़े भूभाग में काफ़ी सारी जनसंख्याओं के द्वारा बोला जाता हो, तो ये क्या बन जाता है, राजभाषा या राष्ट्रभाषा बन जाता है। तो राजभाषा या राष्ट्रभाषा जब भाषा को व्यापक राजनैतिक और सामाजिक शक्ति प्राप्त हो जाए और बहुत ही अधिक जनसंख्या के द्वारा इसका प्रयोग एक साथ किया जा रहा हो, तब इस प्रकार की भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान कर दिया जाता है। राजभाषा या राष्ट्रभाषा दर्जा प्रदान करने के लिए संसदीय कार्यवाही की आवश्यकता होती है। जब संसदीय कार्यवाही पूर्ण हो जाता है उसके पश्चात किसी भी भाषा को राजभाषा या राष्ट्रभाषा का दर्जा दे दिया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए बात किया जाए तो हमारे भारत में लगभग 14 शक्तिशाली भाषाएं हैं। इन 14 शक्तिशाली भाषाओं में हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। वो किस तरह से प्रदान किया गया है, वो भी किसी समय में एक बोली का स्वरूप रहा होगा। उस बोली के बाद में विकसित होने के बाद वो क्या बना, परिनिष्ठित भाषा। और परिनिष्ठित भाषा के बाद जब उसको सामाजिक और राजनीतिक समर्थन प्राप्त हुआ, साथ ही संसदीय कार्यवाहियों के द्वारा क्या कर दिया गया, उसे भारत की राजभाषा का दर्जा प्रदान कर दिया गया। ठीक है, तो ये हमने देख लिया भाषा के प्रकृति और भाषा के रूप। अब आगे देखते हैं हम भाषा और उनके बोलियों का प्रकार या भाषाओं को कितने भागों में विभाजित कर दिया गया है। मुख्यतः यदि भाषा की बात किया जाए तो पूरे विश्व की भाषाओं को 12 भाषा परिवारों में बांटा गया है। कितने 12 परिवारों में, तो 12 परिवारों 12 विश्व की संपूर्ण भाषाओं को 12 परिवारों में बांटा गया है। और इन परिवारों के अंतर्गत लगभग 2700 बोलियों को शामिल किया गया है। इन 12 भाषा परिवारों के अंतर्गत लगभग 2700 बोलियों को शामिल किया गया है। देखते हैं वो भाषा परिवार कौन कौन से हैं और भारत का संबंध किन किन भाषा परिवारों से होगा। तो विश्व की भाषा परिवार या विश्व की प्रमुख भाषा परिवार, इनकी संख्या मैंने बताया आपको कितना है, 12। और इसके अंतर्गत लगभग 2700 से अधिक क्या शामिल किया गया है, बोलियों को शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत 2700 से अधिक बोलियों को शामिल किया गया है। अब देखते हैं एक करके कि विश्व के प्रमुख भाषा परिवार कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला देखते हैं भारोपीय। ये जो भारोपीय भाषा परिवार है, इस भारोपीय भाषा परिवार दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, भारतीय और यूरोपीय। अर्थात इसमें
पश्चिमी यदि भाषा परिवार की बात करें तो वो यूरोपीय हो जाता है, और पूर्वी भाषा परिवार की बात करें तो भारतीय हो जाता है। इसलिए दोनों को मिलाकर के कह दिया गया भारोपीय भाषा परिवार। दूसरा आता है आग्नेय भाषा परिवार। तीसरा है मुंडा भाषा परिवार। चौथा आ जाता है आग्नेय को ही मुंडा कहा जाता है। तीसरा आएगा द्रविड़। चौथा तिब्बती बर्मी। इस तिब्बती बर्मी को तिब्बती चीनी भी कहा जाता है। पांचवा बुशमैन। छठवा बांतु भाषा परिवार। सातवां अमेरिकी। इस अमेरिकी भाषा परिवार को रेड इंडियन भाषा परिवार भी कहा जाता है। याद रखिएगा इस बात को, अमेरिकी भाषा परिवार को रेड इंडियन भाषा परिवार भी कहा जाता है। सातवां यूराल अल्टाइक। आठवां सेमेटिक, नौवां होगा सेमेटिक। 10वां होगा हेमेटिक। 11वां है काकेशस। और 12वां है सुडानी। इस प्रकार से पूरे विश्व के भाषाओं को इन 12 भाषा परिवारों में क्या कर दिया गया, विभाजित कर दिया गया। और इनमें से जो 4 भाषा परिवार है उनका संबंध है भारतीय भाषा परिवार से। तो वो 4 कौन कौन से हैं? ये 4 हैं भारोपीय भाषा परिवार, आग्नेय या मुंडा भाषा परिवार, आग्नेय को ही मुंडा कहा जाता है, आग्नेय या मुंडा भाषा परिवार। तीसरा द्रविड़ भाषा परिवार, और चौथा है तिब्बत बर्मी या तिब्बत चीनी भाषा परिवार। तो इन चारों का संबंध जो है वो भारतीय भूभाग के भाषा और बोलियों से है। शेष जो भाषाएं हैं 1 से लेकर के 12 तक वो पूरे विश्व में प्रयोग की जाने वाली भाषा परिवारें हैं। ठीक है, अब हमको मतलब है केवल ऊपर के 4 भाषा परिवार से, क्योंकि इन 4 भाषा परिवारों से ही छत्तीसगढ़ की भाषा और बोलियों का ही उद्गम हुआ है। वो कैसे हुआ है आइए देखते हैं आगे। भारोपीय भाषा, सबसे पहला आता है भारोपीय भाषा परिवार। तो भारोपीय भाषा परिवार की बात किया जाए तो भारोपीय भाषा परिवार के मैंने बताया आपको 2 भाग है, एक है पश्चिमी भाग और एक है पूर्वी भाग। तो पश्चिमी भाग से जो यूरोपियन देश है, यूरोपियन देश में बोले जाने वाली भाषाएं हैं जैसे कि लैटिन है, जर्मनी है, ग्रीक है और अंग्रेजी। लैटिन, जर्मनी, ग्रीक और अंग्रेजी, इन 4 भाषाओं को रखा जाता है किसमें, यूरोपीय या फिर इसके पश्चिमी भाग में। अब पश्चिमी भाग मैंने बताया आपको लैटिन, ग्रीक, अंग्रेजी और जर्मन, ये 4 भाषा जो है वो पश्चिमी देशों से संबंधित है, अर्थात यूरोपीय देश संबंधित है। इसलिए इसको क्या कहा गया है, भारोपीय, मतलब भारत और यूरोपीय। दूसरा इसका भाग है वो है पूर्वी। इस पूर्वी में एक उपभाषा परिवार आता है भारतीय ईरानी उपभाषा परिवार। भारतीय ईरानी उपभाषा परिवार। इस भारतीय ईरानी उपभाषा परिवार से बनता है आर्य भाषा परिवार। इस आर्य भाषा के विकास होने के बाद बना ये वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत विकसित होकर के बनता है लौकिक संस्कृत। इस लौकिक संस्कृत के विकास से बनेगा पाली भाषा। पाली भाषा को देश की प्रथम आम भाषा माना गया है। आम भाषा इसलिए माना गया है क्योंकि गौतम बुद्ध ने इसी भाषा में क्या किया था, पहला उपदेश दिया था। ये पाली भाषा आगे विकसित होकर के बनता है प्राकृत भाषा, और प्राकृत भाषा आगे विकसित होकर के बनेगा
अपभ्रंश भाषा। देखते हैं कि करके। भारतीय उपभाषा परिवार, भारतीय उपभाषा परिवार सबसे पहला होता है आर्य भाषा। आर्य भाषा इसको कहते हैं प्राक आर्य भाषा। ये प्राक आर्य भाषा विकसित होता है। प्राक आर्य भाषा इसलिए कहा गया क्योंकि इसका प्रयोग आर्यों के द्वारा किया गया। इसके बाद ये जो प्राक आर्य भाषा है ये परिवर्तित होता है वैदिक संस्कृत में। वैदिक संस्कृत की बात किया जाए तो वैदिक संस्कृत भाषा वह भाषा थी जिसमें वेदों का, उपनिषदों का और ब्राह्मण ग्रंथों का निर्माण किया गया। ठीक है, वैदिक संस्कृत कहने का क्या मतलब है? वैदिक संस्कृत में उन भाषाओं का प्रयोग किया गया जिनमें वेदों, उपनिषदों और ब्राह्मण ग्रंथों का प्रयोग का रचना किया गया था। ये वैदिक संस्कृत आगे विकसित होगा। आगे विकसित होने के बाद बनेगा लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत, इन लौकिक संस्कृत में रामायण, महाभारत और पुराणों की रचना की गई। लौकिक संस्कृत में रामायण, महाभारत और पुराणों की रचना की गई। ये लौकिक संस्कृत विकसित होकर बनेगा पाली भाषा। पाली भाषा, पाली भाषा को देश की पहली आम जन भाषा के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि पाली भाषा में ही गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश लोगों को दिया था। पाली भाषा विकसित होकर के बनता है प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा, और ये प्राकृत भाषा विकसित होकर के बनेगा अपभ्रंश भाषा। विकसित होकर के बनेगा अपभ्रंश भाषा। और यही अपभ्रंश भाषा से ही छत्तीसगढ़ी भाषा का क्या होता है? उद्गम होता है। वो क्या हो, कैसे होगा? आगे के हम लोग आगे में देखेंगे कि अपभ्रंश भाषा से किस प्रकार से क्या होगा, छत्तीसगढ़ का उद्गम होता है। तो इस प्रकार से भारतीय भाषा से क्या हुआ, इसके दो भाग बनाया गया, दो भाग बांटा गया, पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग। पश्चिमी भाग में लैटिन, ग्रीक, अंग्रेजी, जर्मनी जो कि यूरोपीय देशों में बोला जाता है। पूर्वी भाग की एक भाषा परिवार है भारतीय ईरानी उपभाषा परिवार। इस भारतीय ईरानी उपभाषा परिवार से क्या बना? प्राक आर्य भाषा परिवार। इस प्राक आर्य भाषा परिवार के विकास से होता है वैदिक संस्कृत का निर्माण। ये भी एक भाषा थी वैदिक संस्कृत, जिसमें मैंने बताया कि इसका किसका रचना हुआ, तो वेदों का होता है, उपनिषदों का होता है, साथ ही अनेक ब्राह्मण ग्रंथों का भी इससे निर्माण हुआ। उसके बाद वैदिक संस्कृत विकसित होकर के बना लौकिक संस्कृत। इस लौकिक संस्कृत में किसकी रचना की गई? तो रामायण, महाभारत और अनेक ग्रंथों का रचना किया गया, फिर पुराणों का रचना किया गया। लौकिक संस्कृत विकसित होकर के बनता है पाली भाषा। पाली भाषा प्रथम आम भाषा मैंने बताया। दूसरा, उसके बाद पाली जब विकसित होता है, विकसित होकर के बना प्राकृत भाषा, और प्राकृत भाषा विकसित होकर के बना अपभ्रंश भाषा। और इसी अपभ्रंश भाषा से हमारे छत्तीसगढ़ का निर्माण होता है। अपभ्रंश भाषा, अच्छा अपना भाषा को देख लेते हैं। अपभ्रंश भाषा, तो ये जो अपभ्रंश भाषा है, इस अपभ्रंश भाषा को 7 भागों में बांटा गया है। इन 7 भागों को हमको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमको छत्तीसगढ़ के बारे में पढ़ना है। तो अपभ्रंश भाषा के जो 7 भाषा में से 2 भाषाएं हैं, एक है अर्धमागधी और दूसरा है मागधी। अर्धमागधी और मागधी, इन दोनों से क्या होता है, छत्तीसगढ़ की जो बोलियां हैं उनका निर्माण होता है। इनके अंतर्गत छत्तीसगढ़ की काफ़ी बोलियों को शामिल किया गया है। जैसे अर्धमागधी की बात करें तो अर्धमागधी में आता है पूर्वी हिंदी। अर्धमागधी के पूर्वी हिंदी में अर्धमागधी के पूर्वी हिंदी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है छत्तीसगढ़ी भाषा को। किसे वर्गीकृत किया गया है? तो छत्तीसगढ़ी भाषा को किसके अंदर वर्गीकृत किया गया? तो अपभ्रंश भाषा का एक प्रकार है अर्धमागधी। इस अर्धमागधी के पूर्वी हिंदी से बना है छत्तीसगढ़ी भाषा। इसके बाद अगर बात करेंगे मागधी की, तो मागधी से बना हुआ है उड़िया भाषा, और इस उड़िया भाषा से बनता है भतरी भाषा या भतरी बोली। याद रखिएगा इस चीज़ को
अभी जब हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बारे में तो ये बार बार रिपीट होगा, और बार बार रिपीट होगा तो मेरे को ये बार बार समझाने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। एक बार आप यहाँ पर याद कर लीजिए इसको। अपभ्रंश भाषा के मैंने बताया 7 प्रकार, 7 प्रकार में से इसके 2 प्रकार है, अर्धमागधी और मागधी। अर्धमागधी के पूर्वी हिंदी से छत्तीसगढ़ी भाषा का क्या होता है, उद्गम होता है। और मागधी की जो भाषा मागधी जो अपभ्रंश भाषा का जो परिवार है उससे उड़िया बनेगा, और उड़िया से क्या बनेगा, भतरी बोली बनेगा, क्योंकि भतरी बोली में उड़िया का झलक देखने के लिए मिलता है, अर्थात भतरी बोली में उड़िया के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया भारोपी भाषा परिवार। भारोपी भाषा परिवार को 2 भागों में बांट दिया, पश्चिमी और पूर्वी। पूर्वी में आता है भारतीय रानी भाषा परिवार, जिसके अंतर्गत प्राक आर्य भाषा आया। प्राक आर्य भाषा विकसित होकर के बना वैदिक, वैदिक विकसित होकर के बनता है लौकिक, लौकिक से विकसित हुआ फिर बना पाली, पाली विकसित हुआ वो बना प्राकृत, प्राकृत विकसित हुआ फिर बना अपभ्रंश, और इस अपभ्रंश को आगे चल के 7 भागों में बांट दिया गया, जिसके 2 भागों से संबंध छत्तीसगढ़ में बोले जाने वाली बोलियों का है। और ये इसका डिटेल हम लोग अभी आगे आने वाले क्लासेस में देख लेते हैं। ये हो गया। अच्छा, एक काम करते हैं, अब भारोपी भाषा परिवार तो हो गया, आग्नेय द्रविड़ और तिब्बत बर्मी को भी देख लेते हैं यहीं पे। ये इसमें क्या होता है, आग्नेय भाषा परिवार या मुंडा भाषा परिवार। तो आग्नेय या मुंडा भाषा परिवार कहने का आशय होता है जो आदिवासी क्षेत्र की जो बोलियां होती है, सामान्यतः ये आग्नेय या मुंडा भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। द्रविड़ की बात किया जाए तो भारत के जो दक्षिणी अंचल है या छत्तीसगढ़ जो दक्षिणी अंचल है उस क्षेत्र में सामान्यतः बोले जाने वाली बोलियां जो होती है वो द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। कौन कौन से हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। तिब्बत बर्मी की बात किया जाए तो तिब्बत बर्मी जो क्षेत्र होते हैं उनमें बोले जाने वाली बोलियां तिब्बत बर्मी या तिब्बत चीनी कहलाती है। इसका संबंध छत्तीसगढ़ से इसलिए है क्योंकि छत्तीसगढ़ का जो मैन पार्ट क्षेत्र है वहाँ पर शरणार्थिक रूप में तिब्बतियों को बसाया गया है, जिस वजह से क्या मानते हैं छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्रों में तिब्बत बर्मी का भी या फिर छत्तीसगढ़ के सरगुजा क्षेत्र में तिब्बत बर्मी भाषा का भी प्रयोग किया जा रहा है। अब देख लेते हैं छत्तीसगढ़ के पूरे बोलियों के बारे में या छत्तीसगढ़ में कितने भाषा परिवारों से संबंधित है। अभी हमने देखा विश्व की 12 भाषा परिवारें, विश्व की 12 भाषा परिवारों से भारत के 4 भाषा परिवार देख लिया हमने। इसके बाद देखते हैं छत्तीसगढ़ में भाषा परिवार। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यतः भाषा परिवार की बात करें तो व्याकरणाचार्यों के द्वारा मुख्यतः या भाषा वैज्ञानिकों के द्वारा ये बताया गया है कि छत्तीसगढ़ में केवल 3 भाषा परिवारों का प्रयोग किया जाता है। अब ये 3 भाषा परिवार कौन कौन से हैं, तो पहला तो आ जाएगा आपका भारोपीय, जिसको मैंने अभी आपको डिटेल से बताया। दूसरा आ जाएगा आपका मुंडा या आग्नेय, और तीसरा आ जाएगा द्रविड़। तिब्बत चीनी बर्मी को भाषा जो वैज्ञानिक होते हैं वो नहीं मानते कि ये छत्तीसगढ़ की बोलियां हैं, इसलिए छत्तीसगढ़ के संबंध में हम केवल 3 ही भाषा परिवारों को पढ़ते हैं। अब एक एक करके देख लेते हैं भारोपी भाषा परिवार, मुंडा भाषा परिवार और द्रविड़ भाषा परिवार की बोलियां किस किस क्षेत्र या फिर कौन कौन से जिलों में बोली जाती हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम भारोपी भाषा परिवार से। भारोपी भाषा परिवार के मैंने बारे में आपको अभी बताया था कुछ देर पहले कि इसके कुछ भाग हैं। जैसे मैंने बताया आपको अपभ्रंश भाषा के 7 भाग हैं। तो भारोपी भाषा परिवार या फिर सीधा कहेंगे हम लोग आर्य भाषा परिवार, भारोपी या फिर आर्य भाषा परिवार। तो भारोपी आर्य भाषा परिवार की बात करेंगे तो मैंने बताया आपको 2 प्रकार की यहाँ पर भाषा परिवार के संबंधित भाषाओं का प्रयोग किया गया या फिर 2 वर्गीकरणों का प्रयोग किया गया था। एक था अर्धमागधी और दूसरा था मागधी। अर्धमागधी के अंतर्गत हमने पूर्वी हिंदी में पढ़ा था छत्तीसगढ़ को, पूर्वी हिंदी में
छत्तीसगढ़ी को देखा, और मागधी के उड़िया भाषा में हमने देखा था भतरी बोली को। उड़िया भाषा के बाद से बना है भतरी बोली। अब आगे देखते हैं छत्तीसगढ़ी या छत्तीसगढ़ में कौन कौन से भाषा या बोलियों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ से छत्तीसगढ़ का जो मुख्य भाषा बोली का क्लास होता है वो होता है प्रारंभ। अब इसके बाद से हम आगे एक एक करके देखते चलेंगे कि कौन कौन से बोलियों का प्रयोग किया जा रहा है। तो आज के क्लास में हम देख लेते हैं आर्य भाषा परिवार में कौन कौन से बोलियाँ हैं। आने वाले वीडियो में हम देखेंगे कि द्रविड़ और मुंडा भाषा परिवार में कौन कौन से बोलियों को शामिल किया गया है। तो सबसे पहले देख लेते हैं छत्तीसगढ़ी भाषा। तो छत्तीसगढ़ी भाषा जो है उनको क्षेत्रों के आधार पर 5 भागों में बांट दिया गया है। छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्रीय विभाग है उन क्षेत्रीय विभाग के आधार पर उनको क्या कर दिया गया, तो 5 भागों में बांट दिया गया। अब वो 5 भाग कौन कौन से, तो 5 भाग उनके दिशाओं के आधार पर। तो सबसे पहला आ जाएगा आपका उत्तरी छत्तीसगढ़ी, इसके बाद पूर्वी छत्तीसगढ़ी, फिर आ जाएगा केंद्रीय या मूल छत्तीसगढ़ी, फिर आएगा पश्चिमी छत्तीसगढ़ी, इस पश्चिमी छत्तीसगढ़ी के बाद आएगा दक्षिणी छत्तीसगढ़ी। इस प्रकार से क्या कर दिया गया, जो छत्तीसगढ़ी जो बोली है, जो छत्तीसगढ़ के मुख्य बोली की बात करते हैं, तो छत्तीसगढ़ी बोली को 5 भागों में बांट दिया गया। उत्तरी छत्तीसगढ़, पूर्वी छत्तीसगढ़, केंद्रीय या मूल छत्तीसगढ़, पश्चिमी छत्तीसगढ़ और दक्षिणी छत्तीसगढ़। अब देखते हैं कि एक एक करके कि इनमें कौन कौन से बोलियों को शामिल किया गया है, किनमें कौन कौन से शामिल किया गया है। तो ये छत्तीसगढ़ की जो मैंने भाषा बताया उनको मैंने 5 भागों में बांटा, उनमें कौन कौन से बोलियों को शामिल किया गया है वो है, सबसे पहला आ जाएगा आपको उत्तरी छत्तीसगढ़ में सरगुजिया बोली। सरगुजिया बोली सबसे पहला। दूसरा आ जाएगा आपका सदरी कोरवा। तीसरा है पंडो और चौथा है नागवंशी। ये हो गया उत्तरी छत्तीसगढ़। तो उत्तरी छत्तीसगढ़ की जो बोलियां हैं उनको 4 भागों में बांट दिया गया उनके क्षेत्र के आधार पर। कौन कौन सा, सरगुजिया, सदरी कोरवा, पंडो और नागवंशी। अगला आता है पूर्वी छत्तीसगढ़। तो पूर्वी छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो पूर्वी छत्तीसगढ़ में आता है जो छत्तीसगढ़ का जो पूर्वी क्षेत्र है, जो पूर्वी राज्य से लगे हुए क्षेत्र हैं उनमें आ जाएंगे आपका बिंझवारी, कलंगा, लरिया, भुरिया। ये 4 भाषा बोली पूर्वी छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में बोला जाता है। बिंझवारी है, कलंगा है, लरिया है और भुरिया है। अगला आता है केंद्रीय मूल छत्तीसगढ़। सबसे ज़्यादा बोली का प्रयोग जो होता है वो केंद्रीय मूल छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में ही किया जाता है। इसमें सबसे पहला आता है रायपुरी बोली, दूसरा आएगा बिलासपुरी बोली, तीसरा है बैगानी बोली, चौथा कवर्धाई बोली, पांचवा कांकेरी बोली, छठवा आ जाएगा खैरागढ़ी और सातवां है देवरिया।
सातवां है देवरिया। तो केंद्रीय या मूल छत्तीसगढ़ी की बात करेंगे तो केंद्रीय या मूल छत्तीसगढ़ में 7 भाषा बोलियों को शामिल किया गया है। वो कौन कौन से हैं? तो ये हैं रायपुरी, बिलासपुरी, बैगानी, कवर्धाई, कांकेरी और खैरागढ़ी तथा देवरिया। इन 7 भाषा बोलियों को किस में शामिल किया गया है, किस में वर्गीकृत किया गया है? तो केंद्रीय मूल छत्तीसगढ़ वर्गीकृत किया गया है। अगला आएगा पश्चिमी छत्तीसगढ़ी। तो पश्चिमी छत्तीसगढ़ी की बात करते हैं तो इसमें आता है खलटाही, कमारी और मरारी। इनमें 3 बोलियों को शामिल किया गया है। वो बोलियां कौन कौन सी हैं? तो खलटाही है, कमारी है और मरारी है। इन 3 बोलियों को शामिल कर दिया गया पश्चिमी छत्तीसगढ़ी में। अब अगला और अंतिम बचा हुआ है दक्षिणी छत्तीसगढ़ी। तो दक्षिणी छत्तीसगढ़ी में हल्बी बस्तरी, हल्बी या बस्तरी, दूसरा मिर्गानी और तीसरा है धाकड़। इस प्रकार से क्या कर दिया गया, जो छत्तीसगढ़ी भाषा है, छत्तीसगढ़ी भाषा बोली, उसको 5 भागों में बांटा गया। मुख्यतः 5 भाग कौन कौन से हो गए? तो उत्तरी छत्तीसगढ़, पूर्वी छत्तीसगढ़, केंद्रीय मूल छत्तीसगढ़, पश्चिमी छत्तीसगढ़ और दक्षिणी छत्तीसगढ़। अब इसमें एक एक करके देखेंगे। उत्तरी छत्तीसगढ़ की पहली भाषा है सरगुजिया। तो सरगुजिया भाषा की बात करेंगे तो इस सरगुजा रियासतकालीन भाषा माना जाता है, जिस पर 3 अलग भाषाओं का प्रभाव देखने को मिलता है। 3 अलग भाषा कौन कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश लगा हुआ है ऊपरी क्षेत्र में या उत्तरी क्षेत्र में, उससे भोजपुरी और मगही भाषा का समावेश मिलता है, साथ ही बघेली भाषा का समावेश मिलेगा। इधर पूर्वी क्षेत्र की बात करें तो पूर्वी क्षेत्र में लगा हुआ है झारखंड। तो झारखंड से जो झारखंडी या नागपुरिया बोली है उसकी झलक देखने को मिलती है। इधर लगा हुआ है पश्चिमी क्षेत्र या उत्तर पश्चिम क्षेत्र में मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में आता है बुंदेली बोली। तो बुंदेली बोली का भी झलक देखने को मिलता है। अर्थात जो सरगुजिया बोली है, जो सरगुजा रियासतकालीन बोली या फिर सरगुजा संभाग के जो 5 जिले हैं, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और जसपुर, इन क्षेत्रों में बोली जाती है सरगुजिया बोली। और इस सरगुजिया बोली में मैंने बताया आपको कुछ अन्य भाषाओं की भी झलक देखने को मिलती है। तो मध्य प्रदेश क्षेत्र से बुंदेली बोली का प्रभाव पड़ा हुआ है। झारखंड क्षेत्र से नागपुरिया झारखंडी का प्रभाव पड़ता है। और उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो मगही, भोजपुरी और बघेली भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है। इसके साथ ही जो सरगुजिया बोली है, इस सरगुजिया बोली में सरगुजिया बोली में हमको सदरी कुरुक बोली की कुरुक भाषा बोली का भी प्रभाव देखने को प्राप्त होता है। तो ये हो गया सरगुजिया बोली। सरगुजिया बोली के बाद अगला आता है सदरी या कोरवा। सदरी या कोरवा बोली। तो सदरी या कोरवा बोली सरगुजा संभाग के मुख्यतः कुछ जिले हैं, जिसमें आता है आपका एक है सरगुजा, जसपुर। इसके अलावा रायगढ़ और कोरबा। तो सरगुजा, जसपुर, रायगढ़ और कोरबा, ये जो 4 जिले हैं, इन क्षेत्रों में सदरी कोरवा बोली का प्रयोग किया जाता है कोरवा जनजाति के द्वारा। किसके द्वारा प्रयोग किया जाएगा? तो कोरवा जनजाति के द्वारा किसका प्रयोग किया जाएगा? सदरी कोरवा बोली का प्रयोग किया जाएगा। और क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो जसपुर है, सरगुजा है, रायगढ़ का कुछ क्षेत्र है और कोरबा का क्षेत्र है। तो ये 4 जिले हैं। इन 4 जिलों में कोरवा जनजाति के द्वारा किस भाषा बोली का प्रयोग किया गया? सदरी कोरवा का प्रयोग किया गया। अगला आता है पंडो। तो पंडो जनजाति के द्वारा क्या किया जाएगा? पंडो भाषा बोली का प्रयोग किया जाएगा। अब पंडो भाषा बोली कहाँ कहाँ बोली जाती है? तो ये बोली जाती है आपका सरगुजा में बोला जाएगा, रायगढ़ में बोला जाएगा, साथ ही सूरजपुर और बलरामपुर। तो 4 जिले हो जाते हैं। कौन कौन से? सरगुजा है, सूरजपुर है, बलरामपुर है और रायगढ़। इन 4 जिलों में किस बोली का प्रयोग किया जाएगा? पंडो का प्रयोग किया जाएगा। अंत में आता है नागवंशी। तो नागवंशी समुदायों के द्वारा इस बोली का प्रयोग किया जाता है और ये बोली जाती है सरगुजा क्षेत्र में और रायगढ़ के क्षेत्र में। 2 जिलों के क्षेत्र संबंधित है इससे। कौन कौन से? एक सरगुजा है और एक रायगढ़ है। किस समुदाय के द्वारा बोला जाएगा? तो नागवंशी समुदाय के द्वारा बोला जाएगा। अगला आ जाता है पूर्वी छत्तीसगढ़। तो पूर्वी छत्तीसगढ़ की यदि बात करेंगे तो पूर्वी छत्तीसगढ़ उड़ीसा से लगा हुआ क्षेत्र है। अर्थात जो पूर्वी छत्तीसगढ़ की जो भाषा है उसमें उड़ीसा भाषा के जो कुछ बोलियां हैं उनका क्या होगा? समावेश देखने को मिलेगा। जैसे बात करते हैं बिंझवारी भाषा।
तो बिंझवारी भाषा बिंझवार जनजाति के द्वारा बोली जाती है। और ये कहाँ कहाँ पाया जाएगा, तो ये पाया जाएगा रायपुर, गरियाबंद और रायगढ़ के क्षेत्र में। कहाँ कहाँ, रायपुर, गरियाबंद और रायगढ़ के क्षेत्र में कौन सी भाषा का प्रयोग होगा, तो बिंझवारी भाषा का प्रयोग होगा। याद रखिएगा किस जनजाति के द्वारा प्रयोग किया गया, तो बिंझवारी के द्वारा किया गया। और मैंने बताया कि उड़ीसा से लगा हुआ क्षेत्र है, तो उड़ीसा से लगा हुआ क्षेत्र होने के कारण इसमें उड़िया भाषा के भी कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। अगला आ गया कलंगा भाषा। कलंगा भाषा की बात करें तो कलंगा भाषा जो होता है उस क्षेत्र की कलंगा भाषा जो होता है ये दक्षिणी रायगढ़ और पूर्वी रायपुर के क्षेत्र के जनजातियों के द्वारा या फिर उस क्षेत्र के समूहों के द्वारा बोली जाती है। कौन कौन से क्षेत्र हैं, तो रायगढ़ का दक्षिणी क्षेत्र आ गया और रायपुर का पूर्वी क्षेत्र। इन दोनों क्षेत्र में कौन सी बोली जाती है, तो कलंगा भाषा। अब आता है लरिया। तो लरिया की बात करेंगे तो पूर्वी छत्तीसगढ़ की मुख्य भाषा हम लरिया भाषा को मानते हैं। इस लरिया भाषा के प्रयोग करने वाले कहाँ कहाँ रहते हैं, तो लरिया भाषा के प्रयोग करने वाले मुख्यतः रहते हैं रायगढ़ के क्षेत्र में रहेंगे, गरियाबंद के क्षेत्र में हैं, महासमुंद के क्षेत्र में और कुछ रायपुर के क्षेत्र में। कौन कौन से हैं, रायगढ़, गरियाबंद, रायपुर और महासमुंद। 4 जिले मैंने बताया, रायगढ़, गरियाबंद, रायपुर और महासमुंद। तो ये 4 जिले हैं, उन जिलों में लरिया बोलने वालों की संख्या अधिक है। बोलने के लिए तो लगभग सभी प्रकार की बोलियां छत्तीसगढ़ के किसी न किसी स्थान पर बोली ही जाती है, लेकिन हम बात किसकी करते हैं, जिस क्षेत्र में उनकी बोले जाने की संभावना या मात्रा अधिक होती है। ठीक है, ये हो गया। अगला आता है भूरिया भाषा। तो भूरिया भाषा की बात करेंगे तो भूरिया भाषा एक विशेष समुदाय के द्वारा बोला जाता है जो मुख्यतः महासमुंद के क्षेत्र में बोली जाती है, महासमुंद और गरियाबंद के क्षेत्र में बोली जाती है। याद रखिएगा भूरिया भाषा महासमुंद और गरियाबंद के क्षेत्र में बोली जाती है। अगला आता है केंद्रीय छत्तीसगढ़। तो केंद्रीय छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो केंद्रीय मूल छत्तीसगढ़ में मुख्यतः जो इस क्षेत्र के संभाग हैं, रायपुर संभाग और दुर्ग संभाग और बिलासपुर संभाग। रायपुर संभाग, दुर्ग संभाग और बिलासपुर संभाग। तो ये जो मैंने 3 संभाग बताए, इससे संबंधित जिलों में केंद्रीय मूल छत्तीसगढ़ी बोली या भाषा का प्रयोग सर्वाधिक मात्रा में किया जाता है। रायपुरी की बात किया जाए तो रायपुरी भाषा का प्रयोग किया जाता है रायपुर, धमतरी, बलौदा बाजार। रायपुर, धमतरी, बलौदा बाजार। दुर्ग है, दुर्ग के बाद आ जाएगा आपका बालोद, बेमेतरा और राजनांदगांव। कौन कौन से जिले मैंने बताया रायपुरी भाषा के लिए, तो सबसे पहले तो रायपुर क्षेत्र की बात करें, रायपुर संभाग की, तो रायपुर संभाग में रायपुर है, धमतरी है और बलौदा बाजार है। इसके बाद दुर्ग संभाग की बात करेंगे तो दुर्ग संभाग में कौन कौन से जिले का नाम मैंने बताया, तो दुर्ग आ जाएगा, फिर बालोद है, बेमेतरा है और राजनांदगांव। इन 7 जिलों में क्या होता है, रायपुरी बोली का सर्वाधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है। अगला आता है बिलासपुरी। बिलासपुरी की बात करें तो वही बिलासपुर संभाग की बात करेंगे और दुर्ग संभाग की बात करेंगे। तो बिलासपुर और दुर्ग संभाग में बिलासपुरी बोली का प्रयोग किया जाता है, जिसमें बिलासपुर जिला, मुंगेली जिला, गौरला, पेंड्रा, मरवाही हो गया, रायगढ़ हो जाता है, जांजगीर चांपा है। इधर बात करेंगे दुर्ग संभाग की तो इसमें आ जाएगा राजनांदगांव, कवर्धा, राजनांदगांव और कवर्धा। बाकी बिलासपुर के रायपुर, कोरबा को छोड़ करके जितने भी ज़िले हैं उनमें क्या किया जाएगा, बिलासपुरी बोली का प्रयोग किया जाएगा। अगला आता है बैगानी। तो बैगानी भाषा का प्रयोग किया जाएगा कहाँ पे, बैगानी भाषा का सर्वाधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है एक बिलासपुर के क्षेत्र में, राजनांदगांव, कवर्धा के क्षेत्र में, साथ ही रायपुर और आपके धमतरी के कुछ क्षेत्रों में भी क्या किया जाता है, इन बोली का प्रयोग किया जाता है बैगा जनजाति के द्वारा। तो बैगानी बोली है किसके द्वारा बोली जाएगी, बैगा जनजाति के द्वारा बोली जाएगी। और कहाँ कहाँ बोली जाती है, तो बिलासपुर, कवर्धा, राजनांदगांव, रायपुर और धमतरी। याद रखिएगा रायपुर, धमतरी के कुछ ही क्षेत्र में इनका प्रयोग किया जाता है और सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है बिलासपुर, कवर्धा, राजनांदगांव के क्षेत्र में। अगला आएगा कवर्धाई। तो कवर्धा जिले के कुछ समुदायों के द्वारा प्रयोग किया जाता है, इसलिए कवर्धाई बोली का उद्गम हुआ। कांकेरी, कांकेर क्षेत्र बस्तर संभाग का जो कांकेर जिला है उसमें कांकेरी बोली का प्रयोग किया जाता है, जिसमें हल्बी बोली का भी कुछ मात्रा में प्रयोग किया जाता है, मतलब हल्बी शब्दों का भी इसमें प्रयोग किया जाता है। कांकेर जिला में बोले जाने के कारण इसको कांकेरी कह दिया गया। अगला आता है खैरागढ़ी। तो राजनांदगांव का जो खैरागढ़ जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में कुछ समुदायों के द्वारा खैरागढ़ी बोली का प्रयोग किया जाता है। अगला आता है देवरिया।
तो देवार जाति के द्वारा एक विशेष भाषा बोली का प्रयोग किया जाता है जिसे देवरिया कहा जाता है। और ये रहते कहाँ पे हैं? तो ये रहते हैं महासमुंद, धमतरी और गरियाबंद के क्षेत्र में। कहाँ पे? महासमुंद, धमतरी और गरियाबंद के क्षेत्र में देवरिया भाषा बोली बोलने वालों की संख्या सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। अगला आ गया पश्चिमी छत्तीसगढ़। तो पश्चिमी छत्तीसगढ़ की बात करें तो जो पश्चिम क्षेत्र है छत्तीसगढ़ का, जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से लगा हुआ है, उस क्षेत्र में पश्चिमी छत्तीसगढ़ी का प्रयोग किया जाएगा। चूँकि अब महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से लगा हुआ है, इसलिए पश्चिमी छत्तीसगढ़ी में हमें मराठी और बुंदेली भाषा के जो शब्द हैं उनके शब्द खलटाही, कमारी और मरारी में देखने को प्राप्त होता है। बात करते हैं खलटाही की। तो खलटाही जो है पश्चिमी छत्तीसगढ़ की एक मुख्य भाषा मानी गई है। ये बोला जाता है आपका गौरला पेंड्रा, मरवाही, मुंगेली, कवर्धा और राजनांदगांव। कहाँ पे? तो गौरला पेंड्रा, मरवाही, मुंगेली, राजनांदगांव और कवर्धा के क्षेत्रों में खलटाही बोली का प्रयोग किया जाता है। साथ ही मैंने बताया कि इसमें क्या होता है, चूँकि ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से लगा हुआ है, इसलिए इसमें बुंदेली और मराठी की भी झलक देखने को मिलती है। अगला आता है कमारी। तो कमारी जो बोली है वो कमार जनजाति के द्वारा प्रयोग किया जाता है और कमार जनजाति का प्रयोग किया जाएगा। तो ये मुख्यतः किस क्षेत्र में है? तो ये एक तो पश्चिम क्षेत्र में पाए जाएंगे, ऊपर साथ ही इसके साथ देखेंगे तो बिलासपुर के क्षेत्र में पाए जाएंगे, गरियाबंद के भी क्षेत्र में पाए जाएंगे। ठीक है, तो कमारी जो बोली कहाँ बोली जाएगी? तो पश्चिमांचल या फिर पश्चिम वाले जो ज़िले हैं छत्तीसगढ़ के, उनके कुछ क्षेत्रों में पाया जाएगा, बोले जाएगा। साथ ही बिलासपुर, गरियाबंद के क्षेत्रों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अगला आता है मरारी। तो मरारी समुदाय के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है और मरारी समुदाय के द्वारा इसका प्रयोग जो है वो कवर्धा, राजनांदगांव, इससे संबंधित आसपास के क्षेत्रों में इसका प्रयोग या इस भाषा बोली का प्रयोग किया जाता है। अगला आ जाता है दक्षिणी छत्तीसगढ़। तो दक्षिणी छत्तीसगढ़ में मैंने बताया इसमें 3 भाषा बोलियों को क्या किया गया? शामिल किया गया। कौन कौन सा है? हल्बी बस्तरी, मिर्गानी और धाकड़। तो हल्बी बस्तरी की बात करेंगे तो बस्तर संभाग के लगभग जितने भी ज़िले हैं, 7 ज़िले, उन 7 ज़िलों की ये क्या है? संचार भाषा है। क्या भाषा है? संचार भाषा है। लगभग उस क्षेत्र के सभी समुदाय हल्बी बोली का प्रयोग किया जाता है, अर्थात बस्तर संभाग के जो 7 ज़िले हैं उनमें हल्बी बोली का प्रयोग किया जाता है। साथ ही अब ये बस्तर संभाग है, ये 3-4 क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है, जिसमें एक तो उड़िया का प्रभाव पड़ेगा, साथ ही अब महाराष्ट्र से लगा हुआ है तो मराठी क्षेत्र का, मराठी बोली का भी थोड़ा सा प्रभाव देखने को मिलता है। इसके अलावा इसमें अगर ये नीचे क्षेत्र अर्थात दक्षिण क्षेत्र से लगा हुआ है तो इसमें द्रविड़ भाषा बोलियों का भी प्रयोग देखने को मिलता है। अर्थात कुल मिलाकर देखा जाए तो हल्बी बोली में उड़िया, गोड़ी, द्रविड़ भाषा परिवार और द्रविड़ भाषा परिवार की बोलियां और साथ ही मराठी बोली का भी क्या होता है? झलक देखने को मिलता है। और हल्बी या बस्तरी बोली कहाँ बोली जाती है? संपूर्ण बस्तर संभाग में ये एक संचार भाषा के रूप में लगभग सभी जनजातियों के द्वारा बोली जाती है। अगला आ गया मिर्गानी। तो ये एक विशेष समुदाय होती है, मिर्गान समुदाय। इस मिर्गान समुदाय के द्वारा जो कोंडागांव का क्षेत्र जगदलपुर का जो क्षेत्र है, उस जगदलपुर के क्षेत्र में मिर्गानी बोली का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा क्षेत्र का नाम, बस्तर का जगदलपुर के आसपास के क्षेत्र में मिर्गान समुदाय के लोगों के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। अगला आता है धाकड़ समुदाय, धाकड़ बोली। तो धाकड़ बोली धाकड़ समुदाय के द्वारा प्रयोग किया जाता है और ये प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाता है कोंडागांव में, बस्तर में और सुकमा में। कहाँ कहाँ? कोंडागांव, बस्तर और सुकमा में किसका प्रयोग किया जाएगा? तो धाकड़ बोली का प्रयोग किया जाएगा। और किसके द्वारा किया जाएगा? तो धाकड़ समुदाय के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार से हमने देख लिया अर्धमागधी के पूर्वी हिंदी से छत्तीसगढ़ी भाषा बना और इस छत्तीसगढ़ी भाषा को क्षेत्रीयता के आधार पर 5 भागों में विभाजित कर दिया और इस 5 भागों के अंतर्गत हमने अलग अलग क्षेत्रों के आधार पर क्या कर लिया? बोलियों का भी अध्ययन कर लिया उनके जिलों के हिसाब से। अगला आता है मागधी। मागधी के अंतर्गत आता है उड़िया भाषा और इस उड़िया भाषा से क्या बना है? भतरी बोली बना है।
तो भतरी बोली की बात करेंगे तो ये जो भतरी बोली है, भतरी बोली किसके द्वारा प्रयोग किया जाता है? तो भतरा समुदाय के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है और भतरा समुदाय के द्वारा इस बोली का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया है? भतरी बोली पड़ गया। क्योंकि भतरी बोली का उद्गम उड़िया भाषा से है, इसलिए भतरी बोली में अधिकांश शब्द जो है वो उड़िया भाषा के शब्द हैं। ठीक है, आज के क्लास में हम इतने ही करते हैं। इसके आने वाले नए अपडेट के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। अचीवर्स ICS में बहुत ही जल्दी इसकी दूसरे पार्ट की कक्षाएं या फिर दूसरे पार्ट की क्लासेस आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। धन्यवाद।